Hello friends, this is SV. Adhigam Manch welcomes you. We are present here with another new session, that is personality यानी व्यक्तित्व. In this session we are going to discussing personality यानी व्यक्तित्व. तो आज हम इस सेशन में जो डिस्कस करने वाले हैं वो यानी मीनिंग ऑफ पर्सनैलिटी, कॉन्सेप्ट ऑफ पर्सनैलिटी एंड डेफिनेशंस ऑफ पर्सनैलिटी, एंड साथ ही साथ हम कुछ यानी थ्योरीज ऑफ पर्सनैलिटी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं. तो फ्रेंड्स, ये जो सेशन है काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है, इसलिए इस सेशन को मैं ऐसी आशा करता हूँ कि इस सेशन को आप अच्छी तरह से समझेंगे और लास्ट तक वीडियो को ज़रूर से देखें. ओके फ्रेंड्स, तो स्टार्ट करते हैं. पर्सनैलिटी मतलब व्यक्तित्व. तो जब भी हम पर्सनैलिटी की बात करते हैं यानी जो पर्सनैलिटी टर्म निकल कर आई है वो पर्सनैलिटी जो वर्ड है, यदि वर्ड की बात करें तो वो इंग्लिश का वर्ड है. फ्रेंड्स, पर्सनैलिटी एक इंग्लिश वर्ड है, लेकिन जो पर्सनैलिटी की ओरिजिन हुई है यानी उत्पत्ति जो हुई है वो जो वर्ड है वो है पर्सोना. पर्सनैलिटी शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो पर्सोना से हुई है. पर्सोना एक लैटिन वर्ड है. फ्रेंड्स, पर्सोना जो है एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है यानी पर्सोना मीन्स मास्क. ठीक, यानी एक मुखौटा या हम कह सकते हैं एक मुकुट. तो फ्रेंड्स, पर्सनैलिटी जो शब्द है वो इंग्लिश का है, लेकिन जो इसकी उत्पत्ति हुई है यदि ओरिजिनेट हुआ है ये पर्सोना शब्द से हुआ है. पर्सोना एक लैटिन वर्ड है. तो फ्रेंड्स, ये सीधा क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कई बार कि पर्सनैलिटी शब्द की जो उत्पत्ति है वो कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है. तो फ्रेंड्स, जो लैटिन वर्ड है पर्सोना से पर्सनैलिटी की उत्पत्ति हुई है जो एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है मास्क, मुखौटा या फिर मुकुट. तो फ्रेंड्स, यानी प्राचीन काल की बात है, यानी पुराने समय में यूनान में प्लेज में जो कलाकार होते थे यानी एक्टर्स जो हो गए, अभिनेता एक्टर्स जो होते थे वो प्ले करते थे. तो प्ले में अपने आप को मतलब अलग से सुंदर दिखाने के लिए या बिल्कुल अलग दिखाने के लिए, करेक्टर दिखाने के लिए, एक करेक्टर पेश करने के लिए कोई भी वो मास्क का यूज करते थे. ओके फ्रेंड्स, मास्क मतलब मुखौटा का यूज करते थे. तो उन्हीं लोगों को जो प्ले में करेक्टर प्ले करते थे यानी जो एक्टर थे वो करेक्टर प्ले करते थे डिफरेंट टाइप के. जो एक कलाकार है वो कई तरह के करेक्टर प्ले करेगा, तो अपनी शक्ल को यानी डिफरेंट टाइप के कॉस्ट्यूम वगैरह पहनते थे और मास्क पहनते थे यानी एक मुखौटा लगाते थे. तो उस समय यानी यूनान में उस समय पे उनको जो बोला जाता था वो बोला जाता था पर्सोना. यानी प्ले में जो अभिनय करते थे, ठीक, या एक्टिंग करते थे, डिफरेंट टाइप के मास्क या कॉस्ट्यूम पहनते थे, उनको वहाँ पे पर्सोना कहा जाता था. तो पर्सोना शब्द से ही जो वर्ड बना है इंग्लिश में आते आते पर्सोना का पर्सनैलिटी हो गया. तो आज हम पर्सनैलिटी, जब भी हम मनोविज्ञान यानी साइकोलॉजी की बात करते हैं तो पर्सनैलिटी लेकर चलते हैं. ठीक है, तो पर्सोना शब्द से पर्सनैलिटी बनी. और हिंदी की बात करते हैं तो हिंदी में व्यक्तित्व. तो फ्रेंड्स, ये रही टर्मिनोलॉजी की बात, यानी वर्ड के अकॉर्डिंग हमने देखा कि इसकी उत्पत्ति किस तरह से हुई है. ठीक है फ्रेंड्स, तो अब यदि हम हिंदी की बात करें, जो हिंदी में व्यक्तित्व कहते हैं यानी पर्सनैलिटी को, हिंदी रूपांतरण इसका व्यक्तित्व है. तो व्यक्तित्व जो शब्द है देख पा रहे हैं आप, दो शब्दों से मिलकर बना है यानी व्यक्ति प्लस तत्व. तो तत्व को हम यहाँ पे कारक मान सकते हैं. ओके फ्रेंड्स, मतलब फैक्टर. तो व्यक्ति तो मतलब कोई भी ह्यूमन बीइंग हो गया, उसके अंदर जो तत्व, जो भी कारक विद्यमान हैं, जो उपस्थित हैं, उन कारकों के आधार पर यानी व्यक्तित्व, पर्सनैलिटी बनती है. चाहे वो उसका व्यवहार हो गया, चाहे वो इंटरनल. तो जब भी हम कारक यानी तत्व की बात करते हैं तो दो प्रकार के तत्व मिलते हैं, यानी एक हो गया इंटरनल
और दूसरा जो होगा वो होगा एक्सटर्नल। तो फ्रेंड्स इंटरनल यानी आंतरिक एंड एक्सटर्नल यानी बाह्य। तो जितने भी कारक जो आंतरिक कारक हैं उनके आधार पर और जो बाह्य कारक हैं यानी एक्सटर्नल उनके आधार पर जो व्यक्ति में गुण पाए जाते हैं, ये जो तत्व हो गए इनको गुण या विशेषता कहते हैं। गुण जो विशेषताएं हैं यानी चाहे वो आंतरिक हों चाहे बाह्य हों यानी इंटरनल और एक्सटर्नल, तो व्यक्ति में ये जो गुण पाए जाते हैं या व्यवहार उन्हीं को व्यक्तित्व कहते हैं। यदि हम हिंदी की बात करें तो पर्सनैलिटी जो शब्द है वो पर्सोना से बना है। हिंदी की बात करें तो यानी जो आंतरिक और बाह्य तत्व हैं वो पर्सनैलिटी में संगठित होते हैं। तो फ्रेंड्स ये रही एक बात। पहले की यदि हम बात करते हैं तो एक्सटर्नल जो है वो फिजिकल यानी शारीरिक से जुड़े हुए हैं, यानी फिजिकल एस्पेक्ट्स को देखते थे। प्राचीन काल में यानी पहले समय में सिर्फ जो बाह्य तत्व हैं उनका गुण बखान किया जाता था, उनके आधार पर किसी भी व्यक्ति की पर्सनैलिटी या व्यक्तित्व को निर्धारित किया जाता था। लेकिन आज यानी वर्तमान में जब हम बात करते हैं, वर्तमान में पर्सनैलिटी या मनोविज्ञान में हम पर्सनैलिटी की बात करते हैं, साइकोलॉजी में पर्सनैलिटी की बात करते हैं, तो यानी बोथ इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों रूपों दोनों तत्वों के आधार पर हम व्यक्तित्व को निर्धारित करते हैं। तो मनोविज्ञान जो कहता है यानी इंटरनल फैक्टर हो गए उसके या एक्सटर्नल फैक्टर, बाह्य तत्व और आंतरिक तत्व दोनों के आधार पर हम व्यक्तित्व यानी किसी भी व्यक्ति की पर्सनैलिटी को निर्धारित करते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो जो तत्व हो गए किसी भी व्यक्ति के तत्व चाहे वो आंतरिक या बाह्य, तो वो व्यक्ति के अंदर गुण, ठीक, उसकी विशेषताएं, उसका व्यवहार या उसका वातावरण के प्रति समायोजन, ये जो कुछ फैक्टर हो गए ये व्यक्ति के व्यक्तित्व को निर्धारित करते हैं। और हम फैक्टर्स की बात करेंगे, व्यक्तित्व की बात करेंगे। नेक्स्ट चलते हैं। तो फ्रेंड्स अब जो हम देखने वाले हैं कुछ ये रही यदि टर्मिनोलॉजी यानी हमने वर्ड की बात करी कि शब्द से किस प्रकार से इसकी उत्पत्ति हुई है पर्सनैलिटी शब्द की, तो यूनान यानी लैटिन वर्ड पर्सोना से उत्पत्ति हुई है, जिसका मतलब होता है मास्क या मुखौटा। ठीक है, हिंदी टर्मिनोलॉजी की हमने बात की तो हिंदी में यानी व्यक्ति प्लस तत्व, जो तत्व होते हैं वो दो तरह के हो गए, इंटरनल और एक्सटर्नल यानी आंतरिक और बाह्य। तो उनके आधार पर व्यक्तित्व यानी पर्सनैलिटी की निर्धारण होता है। तो फ्रेंड्स अब जो हम बात करने वाले हैं, अब जो हम बात करेंगे यानी पर्सनैलिटी की मीनिंग, व्हाट डज इट मीन, एंड हम बात करेंगे कॉन्सेप्ट, कुछ इम्पोर्टेंट, वैसे तो सैकड़ों डेफिनेशंस हैं लेकिन कुछ इम्पोर्टेंट जो प्रीवियस एग्जाम्स में पूछी गई हैं उनके बारे में बात करेंगे, डेफिनेशंस एंड कुछ थ्योरीज। तो फ्रेंड्स इस वाले पार्ट में हम थ्योरीज को डीपली डिस्कशन ना करके सिर्फ बताएंगे कि किस मनोवैज्ञानिक ने कौन सी थ्योरी दी है या किसके आधार पर दी है, वो डिस्कस करेंगे। लेकिन इस जो पार्ट में रहेगा यानी मीनिंग, कंसेप्ट एंड डेफिनेशंस। डेफिनेशंस भी यानी यदि हम सीटेट की बात करते हैं तो फ्रेंड सीटेट में तो डेफिनेशंस नहीं पूछी जाती, लेकिन यदि हम बात करते हैं यूपी टेट, ठीक, या फिर यूपी सुपर टेट, ओके फ्रेंड्स, या फिर हम बात करें बीएस टेट यानी बिहार स्टेट टेट, या फिर हम जो बात करें रीट, एम टेट, ठीक, आदि सभी में डेफिनेशंस पूछी जाती हैं। मतलब सीटेट की बात करें तो उसमें जो पूछा जाता है यानी पेडागोजी 50% और 50% जो कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन डेफिनेशन अभी तक नहीं पूछी गई। तो हम सीटेट की दृष्टि से बात करें तो डेफिनेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। यदि बाकी सब की बात करें, अदर स्टेट एग्जाम जो होते हैं टीचर रिलेटेड, उनमें सभी के सभी ये पूछे जाते हैं। तो हम जो बात करने वाले हैं, तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम जो बात करेंगे यानी मीनिंग। यदि हम अर्थ की बात करें यानी पर्सनैलिटी के यदि हम अर्थ की बात करते हैं या कॉन्सेप्ट अवधारणा की बात करते हैं, तो जो हमारा व्यक्तित्व है वो किसी भी व्यक्ति के अंदर गुण या उसकी विशेषताओं का मिला जुला रूप होता है।
उसके गुण हो गए और इसकी विशेषता हो गई। अब उसके गुण दो प्रकार से, या मतलब उसके आंतरिक गुण और उसके बाह्य गुण, यानी इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स। तो गुण और विशेषताओं का जो समुच्चय होता है, यानी एक समुच्चय मतलब एक समूह जो हो गया, सम्मिलित समूह जो हो गया, ठीक है, यह समन्वित रूप हो गया गुणों का और उसकी विशेषताओं का, उसके व्यवहार आदि का, वो ही हमारी या किसी व्यक्ति की पर्सनैलिटी को निर्धारित करती है, वही उसकी पर्सनैलिटी है। ठीक है फ्रेंड्स, तो बात करते हैं नेक्स्ट। जब भी हम पर्सनैलिटी की बात करते हैं तो पर्सनैलिटी एक डायनामिक रूप है, मतलब गत्यात्मक अवस्था है। पर्सनैलिटी एक गतिशील है, यानी स्थिर नहीं है। पर्सनैलिटी यानी हमारे परिवेश, वातावरण के समायोजन के साथ साथ समय समय पर एक व्यक्ति की पर्सनैलिटी मतलब डायनामिक गतिशील रहती है, चेंज होती रहती है। ठीक है, तो व्यक्ति की जो पर्सनैलिटी निर्भर करती है वो उसके परिवेश, उसके वातावरण और उसकी गुण विशेषता आदि पर डिपेंड करती है। तो डायनामिक होने के साथ साथ यानी परिवेश का जो प्रभाव, हमारे जो वातावरण का प्रभाव है, बहुत ज़्यादा हमारी पर्सनैलिटी पर पड़ता है। हमारे चारों ओर हमारी सोसाइटी, बाकी सभी का जो प्रभाव पड़ता है। और जो फैक्टर हैं, मतलब जो एक तो इफेक्ट करते हैं पर्सनैलिटी को, वो बहुत सारे फैक्टर हो सकते हैं, जो हमारे डेवलपमेंट हो गए, मतलब उसकी फैमिली हो गई, उसका वातावरण हो गया, उसकी हेरिडिटी हो गई, ये सारे फैक्टर उसको इफेक्ट करते हैं। तो जब भी हम गुण और विशेषताओं की बात करते हैं तो उसमें पर्सनैलिटी में, किसी भी व्यक्ति की पर्सनैलिटी यानी व्यक्तित्व में उसके आचार विचार यानी उसके एटिकेट, ठीक, इसके बाद उसका व्यवहार यानी बिहेवियर। ओके फ्रेंड्स, क्रियाएं, जितनी भी वो क्रिया यानी एक्टिविटी करता है, एंड हम जो बात करें उसकी गतिविधियाँ, क्रियाकलाप यानी उसके फंक्शन। तो ये सब जो हो गए उसके गुण और विशेषता हो गए, जिनके आधार पर किसी भी व्यक्ति की पर्सनैलिटी और व्यक्तित्व का निर्धारण होता है। ओके फ्रेंड्स, तो हमने यहाँ पे उसके अर्थ और कंसेप्ट को समझने की कोशिश करी कि आखिर पर्सनैलिटी है क्या। तो पर्सनैलिटी गुणों और विशेषताओं का समूह है, मतलब गुण और विशेषताओं का समुच्चय है, जो एक गत्यात्मक रूप है। उसमें हम बात करते हैं यानी आचार विचार, व्यवहार, क्रियाएं और गतिविधियां। ठीक है, जो व्यवहार है वो मतलब परिवेश या से ज़्यादा प्रभावित होता है, और गतिविधि यानी व्यक्तित्व डायनामिक है, गतिशील है, जो चेंज होता रहता है। तो फ्रेंड्स, और जो हम इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करने वाले हैं डेफिनेशंस के थ्रू क्लियर करेंगे। डेफिनेशंस देखेंगे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट पूछी भी गई हैं और पूछी जाती हैं, उसके थ्रू जो डिफरेंट चाहे वो साइकोलॉजिस्ट हो गए, बहुत विद्वान हो गए या फिलोसफर हो गए, उन सभी ने किस किस तरह से व्यक्तित्व की डेफिनेशन दी हैं उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। उसके थ्रू हम इस कॉन्सेप्ट को और अच्छी तरह से क्लियर कर पाएंगे। ओके फ्रेंड्स, तो डेफिनेशंस की जब हम बात करते हैं तो कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस हैं। सबसे पहले जो हम बात करने वाले हैं, तो सबसे पहले जो बात करेंगे वो डेफिनेशंस आती है, यानी विलियम वुडवर्थ महोदय ने एक डेफिनेशंस दी है। तो पर्सनैलिटी के बारे में विलियम वुडवर्थ ने क्या कहा है उस पर हम डिस्कस करते हैं। तो विलियम वुडवर्थ कहते हैं यानी व्यक्तित्व व्यक्ति के व्यवहार, व्यक्तित्व व्यक्ति के व्यवहार की समग्र विशेषता है। तो फ्रेंड्स, ये जो डेफिनेशंस हैं, ये डेफिनेशन है विलियम वुडवर्थ। तो विलियम वुडवर्थ जो पर्सनैलिटी को मानते हैं, यानी व्यक्तित्व को कहते हैं कि व्यक्ति के अंदर यानी जो व्यवहार है, व्यवहार की जो समग्र विशेषता, उसके व्यवहार की जितनी भी विशेषता हैं सभी उसकी पर्सनैलिटी है। तो फ्रेंड्स, किसी व्यक्ति के यानी
जो उसकी एंटायर यानी पूरी की पूरी जो क्वालिटीज़ हैं, उसके जो करेक्टरिस्टिक्स हैं, उसके व्यवहार के, वो सभी के सभी व्यक्तित्व है यानी पर्सनैलिटी हैं। कोई भी व्यक्ति जिस तरह का व्यवहार करता है तो उसके आधार पर उसके संपूर्ण व्यवहार की जो भी विशेषता हैं वो पर्सनैलिटी हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ से एक चीज़ क्लियर हुई, क्योंकि व्यवहार की जो विशेषता हैं, संपूर्ण व्यवहार की जो समग्र विशेषता हो गई, वो किसी व्यक्ति का व्यक्तित्व या पर्सनैलिटी हो गई, ये वुडवर्थ महोदय के अनुसार। यदि हम बात करें नेक्स्ट डेफिनेशन, तो नेक्स्ट जो डेफिनेशन दी है वो दी है जेपी गिलफर्ड। ये जो डेफिनेशंस हैं सेलेक्टिव हैं और पूछी गई डेफिनेशंस हैं, क्योंकि सैकड़ों डेफिनेशंस हैं, लेकिन हम जो यहाँ डिस्कस करने वाले हैं वो इम्पोर्टेंट डेफिनेशन डिस्कस करने वाले हैं। तो हम जो बात करने वाले हैं गिलफर्ड महोदय क्या कहते हैं, यानी व्यक्तित्व व्यक्ति के गुणों का व्यक्तित्व व्यक्ति के गुणों का समन्वित रूप है। यदि हम दोनों डेफिनेशंस की तुलना करते हैं तो लगभग एक सी बात है, क्योंकि वुडवर्थ महोदय ने जो कहा है व्यक्ति के व्यवहार का समग्र विशेषता का ही है। यदि हम गिलफर्ड महोदय की बात करें तो जो व्यक्ति के गुण हैं, यानी चाहे वो इंटरनल हो या एक्सटर्नल हो, उनका जो समन्वित रूप है, समन्वित मतलब एकदम सम्मिलित मिला जुला जो रूप है, वही व्यक्ति की पर्सनैलिटी है। तो फ्रेंड्स ये रही गिलफर्ड महोदय के अनुसार, यानी हम समन्वित की बात करें तो मतलब सम्मिलित रूप, मिला जुला जो रूप है, ये इनकी डेफिनेशन। यानी गिलफर्ड महोदय कहते हैं कि जो पर्सनैलिटी है वो एक व्यक्ति यानी ह्यूमन बीइंग के यानी गुण हैं और उनका समन्वित रूप है, मतलब हर तरह के गुण हैं, वो चाहे वो नेगेटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं। तो किसी व्यक्ति की जो पर्सनैलिटी का निर्धारण करता है वो उसके गुण करते हैं जो मिले जुले होते हैं, चाहे वो पॉजिटिव हों चाहे वो नेगेटिव हों। अब हम जब बात करते हैं नेक्स्ट डेफिनेशंस की बात कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट जो डेफिनेशन है वो वैलेंटाइन की है। तो वैलेंटाइन महोदय क्या कहते हैं, वैलेंटाइन महोदय की जो डेफिनेशन है फ्रेंड ये इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछी जाती है, ना कि इन्हीं एग्जाम में, चाहे वो डीएलएड की बात करें, बीटीसी की बात करें या बीएड की बात करें, ये डेफिनेशंस काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। और हम टीचिंग एग्जाम्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे, चाहे यूपी टेट, सुपर टेट, केबीएस एंड एमपी टेट, बीएस टेट, इन सभी में ये डेफिनेशंस पूछी जाती हैं। तो फ्रेंड्स वैलेंटाइन महोदय के अनुसार क्या डेफिनेशंस हैं वो भी देखते हैं। यानी व्यक्तित्व व्यक्ति की जन्मजात ठीक है व अर्जित जन्मजात व अर्जित प्रवृत्तियां का योग है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे वैलेंटाइन महोदय की बात करें तो उन्होंने कहा कि जो पर्सनैलिटी यानी व्यक्तित्व है, किसी भी व्यक्ति की जो पर्सनैलिटी है वो उसकी जन्मजात मतलब जो बर्थ से, जो जन्म से लेकर कोई भी बच्चा, कोई भी व्यक्ति पैदा हुआ है, उसके जितने भी गुण हो गए, यानी जन्मजात प्रवृत्ति मतलब जो मूल प्रवृत्ति इंस्टिंक्ट्स की बात है उन्होंने यहाँ पे कह दी, जो जन्मजात हैं। और अर्जित मतलब जन्म के बाद जो उसने गेन की हैं या अर्जित की हैं, जितनी भी मूल प्रवृत्ति हैं उनका जो योग है, ठीक है, उनका जो मिला हुआ योग है। इन दोनों डेफिनेशन से थोड़ी सी अलग इन्होंने बात की है कि जो मूल प्रवृत्ति हैं जो बच्चा जन्म के साथ पैदा होता है लेकर और अर्जित करता है आगे चलकर, जो उनका योग है, मतलब उन सभी को हम क्या कहते हैं, किसी व्यक्ति की पर्सनैलिटी कहते हैं। तो फ्रेंड्स ये कुछ डेफिनेशन हुई और हम जो और कुछ डेफिनेशन है वो डिस्कस करेंगे। तो पहले जो डेफिनेशन हमने डिस्कस की यानी विलियम वुडवर्थ महोदय के अनुसार, इसके बाद जेपी गिलफर्ड एंड वैलेंटाइन, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और पूछी भी जाती हैं। अब जो हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट डेफिनेशंस। तो फ्रेंड जो पर्सनैलिटी टर्म है या अवधारणा कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है उनके डेफिनेशन से जो और हमने करी। अब इसके बाद जो वैलेंटाइन महोदय के
बाद है एक डेफिनेशन वो आती है डेसिल महोदय के अनुसार, यानी डेसिल महोदय ने कौन सी डेफिनेशन दी है उसके बारे में बात करते हैं। यानी व्यक्तित्व व्यक्ति के, देखते हैं चलो, व्यक्तित्व व्यक्ति के संगठित व्यवहार का, संगठित व्यवहार की इन्होंने बात की, संगठित व्यवहार का यानी संपूर्ण चित्र है। तो डेसिल महोदय के अनुसार यानी व्यक्तित्व, किसी व्यक्ति का जो संगठित व्यवहार है, इन्होंने व्यवहार को संगठित कर दिया। या फिर हम बात करते हैं जैसे माहौल, उसके परिवेश के साथ जो समायोजन है, जो जितना भी व्यवहार करता है, ठीक है, तो जो उसका बिखराव ना करके इन्होंने कह दिया जो कोई भी व्यक्ति या इंसान व्यवहार करता है, जो उसका एकदम संगठित, व्यवस्थित, जो मैनेज्ड जो एस्पेक्ट है, जो रूप है, उसका जो संपूर्ण चित्र है, इन्होंने यहाँ पे योग या समन्वित ना कहकर इन्होंने एक चित्र की बात कह दी। तो जो हम मतलब पर्सनैलिटी में जो हमें दिखाई देता है, मतलब जितने भी विजुअल चीज़ें हैं, उसका जो संगठित रूप है व्यवहार का, वो उसकी पर्सनैलिटी है। तो डेसिल महोदय के अनुसार व्यक्तित्व व्यक्ति के संगठित व्यवहार का संपूर्ण रूप है। तो फ्रेंड्स, ये डेसिल महोदय के अनुसार हो गई डेफिनेशन। और हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, बहुत बार पूछी गई है ये डेफिनेशंस। यानी ऑलपोर्ट महोदय के अनुसार, ऑलपोर्ट महोदय की डेफिनेशंस कई बार पूछी गई हैं, जो फ्रेंड्स बहुत इम्पोर्टेंट है, सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है ये डेफिनेशंस है, ये डेफिनेशन है। तो ये क्या मानते हैं, यानी ऑलपोर्ट क्या कहते हैं कि जो किसी भी व्यक्ति का यानी व्यक्तित्व व्यक्ति के अंदर, व्यक्तित्व व्यक्ति के अंदर उन मनोदैहिक गुणों का, उन मनोदैहिक गुणों का एक गत्यात्मक संगठन है। तो फिर ऑलपोर्ट महोदय ने कई डेफिनेशंस का सहारा लेकर या कई सारे मनोविज्ञानों को पढ़ने के बाद, कई सारे जो फिलोसफर हैं उनको पढ़ने के बाद, या व्यक्तित्व के अध्ययन करने के बाद, बहुत सारे डेफिनेशंस को मर्ज करने के बाद एक नई डेफिनेशंस निकाली है जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो किस तरह से है वो, ठीक, गत्यात्मक संगठन है, ठीक है, जो वातावरण के साथ एक अनूठा समायोजन स्थापित करता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ ऑलपोर्ट महोदय के अनुसार देखते हैं, यानी व्यक्तित्व व्यक्ति के अंदर, तो अंदर की जब भी बात की, यानी व्यक्ति के अंदर जो जन्मजात प्रवृत्ति हो गई उनकी बात ये करते हैं, यानी जन्मजात उन, गलत लिख गया, उन करते हैं, जन्मजात उन मनोदैहिक। तो मनोदैहिक का मतलब यानी जो मानसिक हो गई, और दैहिक यानी मन से संबंधित हो गई, ठीक, जितनी भी मानसिक क्रियाएं हो गई, और दैहिक यानी फिजिकल। तो कुल मिलाकर जो
आंतरिक और बाह्य जो जितने भी गुण हैं उनका एक गत्यात्मक संगठन है। तो इन्होंने जो बात की, मतलब दोनों तरह के उसके गुण हो गए, चाहे वो इंटरनल हो गए चाहे वो बाह्य हो गए, दोनों तरह के जो गुण हो गए वो उनकी बात करते हैं। और गत्यात्मक यानी गतिशील संगठन है उसके व्यवहार, उसके गुणों का, जो वातावरण के साथ। तो सबसे पहले जब हम बात करते हैं यानी पर्सनैलिटी, व्यक्तित्व वातावरण के साथ एक समायोजन तो है ही है, ठीक है। तो इन्होंने कई सारी चीज़ें की हैं, यानी वातावरण के साथ एक अनूठा समायोजन है। इन्होंने समायोजन के साथ साथ एक नया वर्ड यानी अनूठा जोड़ दिया कि अनूठा समायोजन है, क्योंकि समायोजन की जब भी हम बात करते हैं तो यानी पशु पक्षी गाय भैंस आदि भी समायोजन करते हैं, तो उनके समायोजन, लेकिन उनमें पर्सनैलिटी, उनके जो समायोजन है यानी वातावरण माहौल के साथ, उसको हम पर्सनैलिटी नहीं कह सकते। तो कुल मिला के एक अनूठा अलग तरह से व्यवस्थित और संगठित जो समायोजन है, ये जो स्थापित करते हैं वही किसी व्यक्ति की पर्सनैलिटी है। तो फ्रेंड्स हम दोबारा से देखते हैं, यानी अल्पर्ट महोदय के अनुसार व्यक्तित्व व्यक्ति के अंदर उन मनोदैहिक गुणों का एक गत्यात्मक संगठन है, यानी जो वातावरण के साथ एक अनूठा समायोजन स्थापित करता है। तो फ्रेंड्स इन्होंने जो बात की है उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। इन्होंने कई चीज़ों की बात की है, यानी व्यक्ति के अंदर, यानी व्यक्ति के अंदर गुणों की जो बात करते हैं ये उन मनोदैहिक गुण। तो इन्होंने जो गुणों की बात की है, यानी मनोदैहिक, एक तो हो गए मनोदैहिक मतलब मन के अंदर की हम जब बात करते हैं तो वो हो गए आंतरिक गुण, ठीक फ्रेंड्स। एंड यदि हम दैहिक की बात करते हैं तो दैहिक का मतलब फिजिकल से संबंधित है, यानी बाह्य रूप से संबंधित, तो हो गए उसके बाह्य गुण। और ये बात करते हैं यानी गत्यात्मक यानी डायनामिक। तो पर्सनैलिटी वैसे भी डायनामिक होती है, यानी गतिशीलता की बात करते हैं, यानी गतिशील गुण हैं जो परिवर्तित भी हो सकते हैं या बदलते रहते हैं। और ये जो बात करते हैं समायोजन, ठीक, वातावरण के साथ समायोजन, मतलब समायोजन को भी एक अनूठा मतलब स्पेसिफिक विशिष्ट समायोजन, ठीक है। तो इन्होंने इतनी सारी चीज़ों की बात की है। तो अल्पर्ट महोदय की जो डेफिनेशन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। और एक और चीज़ मैं जोड़ना चाहूँगा यहाँ पे इनके बारे में, यानी इन्होंने इस डेफिनेशन में अपने में संशोधन किया, यानी संशोधन किया, जो संशोधन किया वो 1961 यानी 1961 में एक संशोधन किया इस डेफिनेशन में। तो फ्रेंड्स ये डेफिनेशन यदि इस तरह से भी पूछ ली जाए तब भी अल्पर्ट महोदय की है, और कुछ वर्ड चेंज हुए हैं यानी वो भी अल्पर्ट महोदय की है। तो इस मतलब संशोधन के बाद एक दूसरी डेफिनेशन निकल के आई है, कुछ वर्ड यानी शब्दों का उन्होंने परिवर्तन किया है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स जब भी हम यहाँ पे बात करते हैं यानी एक वातावरण के साथ अनूठा, यानी वातावरण के साथ अनूठा जो समायोजन है, वातावरण के साथ अनूठा, इसको हटाकर यानी इन वर्ड को हटाकर उन्होंने जो नया वर्ड दिया है, यानी वो वर्ड कौन सा दिया है, यानी विशिष्ट व्यवहार व विचार। तो फ्रेंड्स 1961 यानी 1961 में अल्पर्ट महोदय ने इस परिभाषा में संशोधन करके नए वर्ड जोड़ दिए, यानी वातावरण के साथ अनूठा की जगह विशिष्ट व्यवहार व विचार का समायोजन कर दिया। तो नई जो डेफिनेशन बन के आती है, यानी 1961 के बाद की जो इनकी डेफिनेशन नई तैयार होकर आती है वो है, यानी व्यक्तित्व व्यक्ति के अंदर उन मनोदैहिक गुणों का एक गत्यात्मक संगठन है जो, ठीक है, जो विशिष्ट व्यवहार और विचारों के साथ समायोजन स्थापित करता है। तो फ्रेंड्स ये नई डेफिनेशन हो गई, यानी दोनों डेफिनेशन वो अल्पर्ट महोदय की हैं, जो लंबी सी डेफिनेशन वो अल्पर्ट महोदय की हैं। तो कुल मिला के ये रही डेफिनेशन। तो फ्रेंड्स ये सेशन आपको क्लियर हुआ होगा, मतलब जो हम कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं, यानी ये जो पर्सनैलिटी व्यक्तित्व कॉन्सेप्ट क्लियर हो। अब हम जो बात कर लेते हैं यानी थ्योरीज की बात कर लेते हैं, थ्योरीज ऑफ पर्सनैलिटी, यानी व्यक्तित्व के कुछ सिद्धांत हैं जो अलग अलग साइकोलॉजिस्ट ने दिए हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करते हैं।
जो डीपली डिस्कशन आएगा यानी थ्योरीज ऑफ पर्सनैलिटी वो नेक्स्ट पार्ट में आएगा। यानी पर्सनैलिटी काफ़ी लंबा टॉपिक है, तो कई पार्ट इसके 2 से 3 पार्ट हो सकते हैं। तो सभी पार्ट्स को आप अच्छे से देखें, क्योंकि तभी सारी चीज़ें क्लियर हो पाएंगी। और इससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस भी इसी सेशन यानी अगले सेशन में करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, जब भी हम बात करते हैं यानी सिद्धांत, यानी अब हम जो बात करने वाले हैं, जो सिद्धांत हैं पर्सनैलिटी से संबंधित कुछ सिद्धांत हैं, उनके बारे में बात करने वाले हैं। सिर्फ नाम आज बताने वाला हूँ, उसके बाद डीपली डिस्कशन करेंगे 1 बाय 1 एक सिद्धांत को। तो फ्रेंड्स, थोड़ी जो प्रिंसिपल की बात करते हैं या प्रकार की बात करते हैं, तो अलग अलग तरह के सिद्धांत दिए हैं, अलग अलग तरह से क्लासीफाई किया है पर्सनैलिटी को। पर्सनैलिटी इतने प्रकार की हो सकती है किसी व्यक्ति की पर्सनैलिटी, तो वो अलग अलग साइकोलॉजिस्ट ने दिए। सबसे पहले हम जो बात करते हैं, तो सबसे पहले जो हम बात करते हैं यानी मनोविश्लेषणात्मक, नाम से कुछ याद आ रहा होगा। सबसे पहले हम मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के बाद, जो व्यक्तित्व का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत है, ये जो दिया है ये फ्रायड महोदय ने दिया है, सबको पता है, द फादर ऑफ साइको एनालिटिकल थ्योरी। जो मनोविश्लेषणवाद के जो पिता हैं वो फ्रायड हैं, तो फ्रायड महोदय ने मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत दिया है यानी साइको एनालिटिकल थ्योरी। इन्होंने पर्सनैलिटी के कई प्रकार बताए हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। अब दूसरे हम बात करते हैं तो यानी मांग एंड आवश्यकता का सिद्धांत यानी नीड थ्योरी। जो नीड थ्योरी दी है फ्रेंड्स, वो दी है अब्राहम मैस्लो। पर्सनैलिटी की जो नीड थ्योरी दी है वो अब्राहम मैस्लो ने दी है। ठीक, इसको भी हम डिस्कस करेंगे। एंड बात करते हैं नेक्स्ट, यानी शरीर रचना के आधार पर पर्सनैलिटी को अलग अलग डिवाइड किया है, अलग अलग तरह से बांटा है। कितनी तरह शरीर रचना के आधार पर होते हैं, तो शरीर रचना के आधार पर जो पर्सनैलिटी को डिवाइड किया है वो 2 लोगों ने डिवाइड किया है। इसमें पहले आते हैं सेल्डन महोदय ने शरीर रचना के आधार पर व्यक्तित्व को डिवाइड किया है। एंड दूसरे आते हैं क्रेस्मर। फ्रेंड्स, क्रेस्मर को हिंदी में यदि हम बात करें तो क्रेस्मर को क्रेचमर भी कहीं कहीं लिखा आ जाता है। तो ये दोनों एक ही हैं, मतलब नाम थोड़ा अलग भी लिख देते हैं, क्योंकि इंग्लिश में तो एक ही नाम है, हिंदी में थोड़ा ट्रांसलेशन में अलग हो जाता है। यानी ऑन द बेसिस ऑफ बॉडी स्ट्रक्चर के आधार पर इन्होंने, सेल्डन ने और क्रेस्मर ने व्यक्तित्व को डिवाइड किया है। नेक्स्ट जो हम बात कर लेते हैं यानी शील गुणों के आधार पर, ठीक है, अंदर इतने भी गुण होते हैं उनके आधार पर। तो शील गुणों के आधार पर भी 2 लोगों ने डिवाइड किया है। यानी पहले हो गए ऑलपोर्ट, जो अभी हम इनकी डेफिनेशन को देख रहे थे, ऑलपोर्ट। एंड दूसरे हो गए यानी कैटल। तो शील गुणों के आधार पर कैटल और ऑलपोर्ट, इन दोनों ने पर्सनैलिटी को डिवाइड किया है। ये कुछ सिद्धांत हैं, यानी 1 2 3 4 सिद्धांत हो गए। और हम और बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, और भी कुछ सिद्धांत हैं और को देखते हैं। तो नेक्स्ट जो आता है हमारा यानी सामाजिक दृष्टि के आधार पर, जो सोशल एस्पेक्ट है उसके आधार पर भी निर्धारण किया है। तो उसके आधार पर जो निर्धारण किया है वो कार्ल गुस्ताव युंग ने किया है। कार्ल युंग या कार्ल जुंग भी इनको कहते हैं, यानी जुंग, कार्ल जुंग। कार्ल जुंग या कार्ल युंग महोदय ने सामाजिक दृष्टि के आधार पर व्यक्तित्व का डिवाइडेशन किया है, यानी वर्गीकरण। हम बात कर लेते हैं यानी मूल्य दृष्टि के आधार पर, यानी वैल्यूज़ आदि के आधार पर जो निर्धारण किया है वो किया है यानी स्प्रिंगर महोदय ने, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है
जुंग एंड स्प्रेंगर का तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे तो लगभग क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। जो पर्सनैलिटी की वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन किया है या सिद्धांत दिए हैं, वो जो मूल्य दृष्टि के आधार पर स्प्रेंगर महोदय और कार्ल जुंग के बारे में अक्सर पूछा जाता है। तो सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। जो इंपॉर्टेंट थ्योरीज हैं वो नेक्स्ट पार्ट जो आएंगे उसमें डिस्कस करेंगे। इसमें से जो इंपॉर्टेंट रहेगा वो कार्ल जुंग का रहेगा, इसके बारे में ज़रूर से डिस्कस करेंगे हम। एंड स्प्रेंगर का, एंड हम बात करते हैं तो क्रिस्मर, ये अक्सर पूछे जाते हैं। नीड थ्योरी, अब्राहम मैस्लो, और यानी साइको एनालिटिकल जो थ्योरी है वो तो इम्पोर्टेंट है ही है हर दृष्टि से, ये तो डिस्कशन करेंगे। चाहे सीटेट, केबीएस, एनबीएस, कोई भी एग्जाम हो टीचर रिलेटेड, स्टेट टेस्ट, सभी में ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि फ्राइड का मनोविश्लेषणवाद सिद्धांत में से क्वेश्चन ना फंसे। 3 से 4 क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं कभी कभी, लेकिन 2 क्वेश्चन तो पक्के हैं, तो ये भी डिस्कस करेंगे। इसके बाद सील गुणों के आधार पर कैटल, और ये सारे के सारे हम जो थ्योरीज हैं वो डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट पार्ट में। तो फ्रेंड्स ये सेशन थोड़ा लंबा जा रहा है, इसलिए हम इसमें डिस्कस नहीं कर पाएंगे। तो ये कुछ हो गए। इसके बाद हम जो बात करते हैं यानी नेक्स्ट और एक नाम निकल के आता है, हिप्पोक्रेट्स महोदय ने भी, मतलब इन्होंने भी पर्सनैलिटी को डिवाइड कर पर्सनैलिटी थ्योरी दी है, पर्सनैलिटी के यानी प्रकार बताएं, इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो ठीक फ्रेंड्स, तो हमने बात की यानी थ्योरीज ऑफ पर्सनैलिटी, यानी पर्सनैलिटी के कौन कौन से सिद्धांत हैं, इनको हम डिस्कस करेंगे। ये तो सिर्फ एक हमने नाम दे दिए हैं, यानी मनोविश्लेषणवाद, मनोविश्लेषणात्मक जो थ्योरी है यानी साइको एनालिटिक थ्योरी फ्राइड की, उसको हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद मांग यानी नीड थ्योरी, आवश्यकता, जो नीड थ्योरी अब्राहम मैस्लो ने दी है, उसको हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद यानी ऑन द बेसिस ऑफ बॉडी स्ट्रक्चर, शरीर रचना के आधार पर जो 2 लोगों ने पर्सनैलिटी को क्लासीफाई किया है यानी सेल्डन और क्रिस्मर, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसके बाद सील गुणों के आधार पर यानी अल्पर्ट एंड कैटल, इसको डिस्कस करेंगे। इसके बाद सामाजिक दृष्टि के आधार पर सोशल एस्पेक्ट के, ऑन द बेसिस ऑफ सोशल एस्पेक्ट्स, तो कार्ल जुंग महोदय ने जो कितने प्रकार बताए पर्सनैलिटी के वो, एंड मूल्य दृष्टि के आधार पर यानी वैल्यू एस्पेक्ट्स के बाद स्प्रेंगर महोदय, एंड हिप्पोक्रेट्स ने भी क्लासिफिकेशन क्या है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स ये था हमारा जो सेशन पर्सनैलिटी यानी व्यक्तित्व। तो इसमें हमने जो चीज़ें डिस्कस की वो यानी टर्मोलॉजी, पर्सनैलिटी क्या है, एंड पर्सनैलिटी का अर्थ, पर्सनैलिटी यानी व्यक्तित्व की अवधारणा, व्यक्तित्व की इंपॉर्टेंट परिभाषा जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हमने जो सिद्धांत उसके बारे में यानी थोड़ी सी नॉलेज दी, यानी सिर्फ नाम बताए, मतलब किस किस ने इनकी बात की है यानी थ्योरीज दी हैं। तो फ्रेंड्स ऐसी आशा करता हूँ कि ये सेशन आपको अच्छा लगेगा, और नेक्स्ट यानी पर्सनैलिटी को बेहतरीन तरीके से समझना चाहते हैं तो आप फ्रेंड्स हमसे जुड़े रहें, और हमारे चैनल अधिगम मंच को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम जो सीटेट रिलेटेड जो चैप्टर वाइज थ्योरीज हैं वो लेकर आ रहे हैं, क्योंकि अब तक बहुत सारी थ्योरीज आ चुकी हैं। तो अपनी अंडरस्टैंडिंग को बेहतर बनाने के लिए हमसे जुड़ें और चैप्टर वाइज हर थ्योरी को देखें। तो पर्सनैलिटी के ये पार्ट 1 हो गया, यानी पार्ट 1 है ये। इसके बाद और कई पार्ट आने वाले हैं, तो क्योंकि जब तक पर्सनैलिटी पूरी कंप्लीट नहीं होगी हम कई पार्ट लेकर आएंगे। तो एक पार्ट में तो पर्सनैलिटी कंप्लीट होना मुमकिन नहीं है, नेक्स्ट पार्ट रहेंगे। तो फ्रेंड्स आई होप दिस सेशन विल हेल्प यू। यू कैन शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड ओके। तो ये था पर्सनैलिटी फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग। दैट वाज एसपी सिंह साइनिंग ऑफ।